नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं, डीप लर्निंग। ये शब्द आजकल हर जगह है, टेक की दुनिया में तो खासकर। पर यह है क्या असल में, कैसे काम करता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ टेक की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका असर दिख रहा है। हाँ वही, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी बातचीत का आधार है एक लेख, डीप लर्निंग, न्यूरॉन्स से नेटवर्क्स तक एक गाइड। तो मकसद है कि इसकी बेसिक बातें समझें, ये काम कैसे करता है और ये क्यों इतना जरूरी हो गया है। मतलब स्ट्रीमिंग सिफारिशों से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, सब जगह। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप लर्निंग है क्या? हम ये तो जानते हैं कि ये एआई का और फिर मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है। हाँ। पर यह पारंपरिक मशीन लर्निंग से अलग कैसे है? कुछ खास बात होगी इसमें। लगता है कि इसका असली जादू है कि ये डेटा से पैटर्न खुद ही सीख लेता है। बिल्कुल सही कहा। पारंपरिक एमएल में अक्सर हमें बताना पड़ता था कि किन फीचर्स पर ध्यान देना है, लेकिन डीप लर्निंग मॉडल, खासकर जब उनके पास बहुत सारा डेटा हो, वो कच्चे डेटा से ही जरूरी जानकारी, जरूरी पैटर्न निकालना सीख लेते हैं। अच्छा। और इसका जो मूल आइडिया है वो हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इन्हें। ओके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ये कैसे काम करते हैं? मतलब ये कृत्रिम न्यूरॉन्स। सोचिए, हर आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक छोटा सा गेटकीपर या प्रोसेसर है। वो कुछ इनपुट लेता है, फिर उस पर कुछ गणितीय काम करता है। अक्सर ये एक वेटेड सम होता है, मतलब वो तय करता है कि कौन सा इनपुट कितना जरूरी है। ये वेट्स या भार से होता है। अच्छा, वेट्स। हाँ। और फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो तय करता है कि ये जानकारी आगे भेजने लायक है या नहीं। अगर जरूरी है तो आउटपुट अगली लेयर को भेज दिया जाता है। तो ये जानकारी को फिल्टर करने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह का इंटेलिजेंट फिल्टरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स अकेले नहीं होते, ये परतों में होते हैं, लेयर्स में। इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और बीच में वो हिडन लेयर्स। जी, हिडन लेयर्स। इनपुट लेयर कच्चा डेटा लेती है, जैसे तस्वीर के पिक्सल। आउटपुट लेयर आखिरी नतीजा देती है, जैसे ये बताना कि तस्वीर बिल्ली की है या कुत्ते की। और बीच की हिडन लेयर्स, वहीं असली काम होता है। हाँ, असली जादू वहीं होता है। ये हिडन लेयर्स ही डेटा में छिपे जटिल पैटर्न्स और विशेषताओं को निकालना सीखती हैं। जितनी ज्यादा लेयर्स, उतना ही जटिल पैटर्न मॉडल सीख सकता है। इसी गहराई की वजह से इसे डीप लर्निंग कहते हैं। अच्छा, डीप यानी गहरा, समझ गया। लेकिन ये सीखते कैसे हैं? मतलब इन वेट्स को सही कैसे करते हैं? हाँ, तो सीखने की प्रक्रिया दिलचस्प है। मॉडल पहले एक अंदाजा लगाता है, एक भविष्यवाणी करता है, फिर उसकी तुलना असल नतीजे से की जाती है। ओके। जो भी अंतर या गलती होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर बैक प्रोपोगेशन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल होता है। बैक प्रोपगेशन, हाँ। ये तकनीक उस गलती के जानकारी को नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजती है और हर कनेक्शन के वेट को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करती है, ताकि गलती कम हो। बिल्कुल, ताकि अगली बार जब वैसा ही डेटा आए तो भविष्यवाणी बेहतर हो। ये लगातार कोशिश करने और सुधरने जैसा है। इसमें ऑप्टिमाइजर्स और लर्निंग रेट जैसे पैरामीटर्स भी मदद करते हैं, जो बताते हैं कि वेट्स को कितना और कैसे बदलना है। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लगता है सीखने का। और मैंने सुना है कि ऐसा नहीं कि एक ही तरह का मॉडल हर काम कर लेता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलग अलग तरह के डेटा और कामों के लिए खास आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। जैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNNs। ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए कमाल के हैं। अच्छा, तस्वीरें समझने के लिए। हाँ, ये तस्वीरों में स्थानिक पैटर्न जैसे किनारे, कोने या आकार पहचानने में बहुत अच्छे होते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारी आंखें और दिमाग हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इन सब में CNNs का खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, और RNNs, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स? हाँ, RNNs ये सीक्वेंशियल डेटा यानी क्रम वाले डेटा के लिए बने हैं, जैसे भाषा या समय के साथ बदलने वाला डेटा। भाषा मतलब वाक्यों को समझना। जी, RNNs में एक तरह की मेमोरी होती है। वो पिछली जानकारी को याद रख सकते हैं, जो उन्हें क्रम को समझने में मदद करता है। जैसे एक वाक्य में पहले आए शब्द का मतलब बाद वाले शब्दों के लिए जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। तो मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन या टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जैसे स्टॉक मार्केट का अनुमान लगाना, इनमें RNNs काम आते हैं। और एक और नाम जो आजकल बहुत सुनने में आता है,
गैन्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, ये तो कुछ अलग ही लगते हैं। हाँ, ज्ञान्स वाकई बहुत अनोखे और शक्तिशाली हैं। इसमें एक नहीं बल्कि 2 न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ? हाँ, एक तरह की प्रतियोगिता। एक होता है जनरेटर जो नया डेटा बनाने की कोशिश करता है, जैसे नकली तस्वीरें या संगीत। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर जो ये पहचानने की कोशिश करता है कि दिया गया डेटा असली है या जनरेटर ने बनाया है। अच्छा, तो ये एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल। जनरेटर और असली दिखने वाला डेटा बनाने की कोशिश करता है ताकि डिस्क्रिमिनेटर धोखा खा जाए, और डिस्क्रिमिनेटर असली और नकली में फर्क करने में बेहतर होता जाता है। कमाल है। नतीजा ये होता है कि जनरेटर बहुत ही यथार्थवादी, बिल्कुल असली जैसा लगने वाला सिंथेटिक डेटा बनाना सीख लेता है। इसे आप एक कलाकार और एक कला समीक्षक की डिजिटल जुगलबंदी समझ सकती हैं। इनका इस्तेमाल आर्ट बनाने से लेकर डेटा बढ़ाने तक कई कामों में हो रहा है। वाकई कमाल है। ये सब तकनीकें सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती हैं। तो असल दुनिया में बड़े पैमाने पर इनका असर कहाँ-कहाँ दिख रहा है? असर तो जैसा मैंने पहले कहा बहुत गहरा और फैला हुआ है। हेल्थ केयर को ही लें, बीमारियों का जल्दी पता लगाने में, एक्सरे या एमआरआई इमेज को एनालाइज करने में, यहाँ तक कि नई दवाएं खोजने की प्रक्रिया को तेज करने में डीप लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सेल्फ ड्राइविंग कारें डीप लर्निंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, आसपास की दुनिया को समझने, रास्ते की पहचान करने और फैसले लेने के लिए। सही। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP में तो क्रांति ही आ गई है। पहले से कहीं बेहतर मशीन ट्रांसलेशन, स्मार्ट चैटबॉट्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सब डीप लर्निंग की वजह से संभव हुआ है। फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी, शायद ही कोई फील्ड अछूती हो। ये फायदे तो जबरदस्त हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें भी तो होंगी इस राह में। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है डेटा की ज़रूरत। डीप लर्निंग मॉडल को सीखने के लिए भारी मात्रा में और अक्सर लेबल किए हुए डेटा की ज़रूरत होती है। लेबल किया हुआ मतलब ऐसा डेटा जिसमें पहले से बताया गया हो कि वो क्या है। जैसे हजारों तस्वीरें जिनमें बताया गया हो कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। ऐसा डेटा इकट्ठा करना और लेबल करना महंगा और समय लेने वाला काम हो सकता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बड़ी चुनौती है कंप्यूटेशनल पावर। इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा गणना शक्ति चाहिए होती है। इसके लिए अक्सर खास तरह के प्रोसेसर्स जैसे GPUs या TPUs की ज़रूरत पड़ती है, जो महंगे हो सकते हैं और बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके। और एक और बहुत अहम चुनौती है जिसे अक्सर ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब ये कि डीप लर्निंग मॉडल अक्सर बहुत सटीक नतीजे दे देते हैं, पर यह बताना बहुत मुश्किल होता है कि वो उस नतीजे पर पहुंचे कैसे, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस आधार पर फैसला ले रहे हैं, ये समझना जटिल होता है। अच्छा, ये तो चिंता की बात हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारदर्शिता जरूरी है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या लोन अप्रूवल। बिल्कुल, ये व्याख्या करने में कठिनाई, इंटरप्रेटेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काफी रिसर्च हो रही है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो डीप लर्निंग एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। ये कई उद्योगों को बदल रही है और इसमें भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन मॉडल आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग के तरीके और हार्डवेयर में लगातार नए नए आविष्कार हो रहे हैं। रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये तकनीक और भी ज्यादा सक्षम और सुलभ होती जा रही है। इसका भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल लगता है। आज की इस दिलचस्प बातचीत से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जैसे जैसे डीप लर्निंग हमारी जिंदगी में और गहराई से शामिल होती जा रही है, और खासकर इसकी ये ब्लैक बॉक्स वाली प्रकृति को देखते हुए, मतलब जब हम ये नहीं समझ पाते कि इसने कोई फैसला क्यों लिया, तो हमारे समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके नैतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है।